नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर 2 दिन चली सुनवाई, फिर एक आदेश जो कि कुछ रोक के साथ था और सरकार को दिए जाने वाले कुछ समय के बाद एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हंगामा चल रहे हैं और तीसरी ओर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। जश्न वो मना रहा है जिसने पिटीशन दायर तो किया था, लेकिन उसके पिटीशन पर सुनवाई भी नहीं हुई, फिर भी वो खुश है और कह रहा है सरकार को एक झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने क्या फैसला दिया। कहा कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और रजिस्टर्ड या नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और ये 2 रोक इन लोगों के जश्न का कारण बना और उसमें इमरान प्रतापगढ़ी सामने आए, कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पहली जंग जीत ली है। वो लोग जश्न मना रहे हैं जिनको लग रहा है कि सरकार ने जो समय की मांग की है वो समय की मांग हमारे फेवर में है, हमने स्टे तो लगवा दिया, क्योंकि आगे 5 तारीख तक इस पर कोई फैसला सरकार नहीं ले सकती। लेकिन दूसरी तरफ हंगामा है। हंगामा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है, मौलानाओं के कुछ संगठन कर रहे हैं और ओवैसी जैसे मुस्लिम लीडर भी कर रहा है। और उसका मानना है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्यों? इसलिए गए थे ताकि सुप्रीम कोर्ट से इस कानून पर ही रोक लगाकर आए, मतलब इसे खारिज कर दिया जाए, जैसे एनजेएसी को खारिज कर दिया गया था, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को खारिज कर दिया गया था, उसी तरह इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती, या फिर इस कानून के इंप्लीमेंटेशन पर, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन पर स्टे लगा देती कि जब तक ये फैसला नहीं आएगा तब तक इस पर सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि जो पिछले दबाव था, यानी कि इनके अनुसार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है और इसके साथ हिंसात्मक प्रदर्शन को ये आधार बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आए कि कम से कम अंतरिम आदेश तो पारित कर दे, जिसके कारण ये प्रदर्शन रुक जाए और प्रदर्शन को एक दबाव की तरह सुप्रीम कोर्ट में उपयोग किया जाए। और इसलिए ये लोग फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 मई को अगर सीजेआई संजीव खन्ना कोई अंतरिम आदेश पारित करना चाहे तो उससे पहले इस बीच कुछ और प्रोटेस्ट किए जाए, शक्ति प्रदर्शन की जाए, और इसलिए हैदराबाद को चुना गया है। ये कई हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामिक किलेबंदी है उनमें मुसलमानों की जनसंख्या ऐसी है कि वो पूरे शहर को हाईजैक कर सकता है और उसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों के ऊपर उठ रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, 13 मई को उनकी विदाई हो रही है और उससे पहले वो चाहे जो भी फैसले देंगे वो डिसाइड करेगा कि उनके जाने के बाद उनके ऊपर कितने सवाल उठते हैं, क्या वो आलोचना के शिकार होते हैं या उनकी सराहना की जाती है। और इसलिए वो कंफ्यूज इस बात के लिए भी हैं कि कौन आलोचना करने वाला वर्ग है और कौन हमारी सराहना करेगा। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना और उनके साथ बैठे 2 जज, यानी कि जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार, इन तीनों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर पार्लियामेंट समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज अलग अलग समय में अलग अलग विचार के अनुसार फैसले क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने कहा ये सारी समस्या की जड़ आर्टिकल 142 है, ये धारा 142, जिसमें इन लोगों को कहा गया है टोटल जस्टिस देने के लिए आप अधिकृत हैं। और इनको लगने लगा है कि पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हो, क्योंकि
कानून में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, तो अपनी विचारधारा के अनुसार ये तय करें कि कौन से कानून इनके अनुसार है, कौन से कानून इनके खिलाफ है, मतलब इनके विचारधारा के खिलाफ है। जैसे जो यूएस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस हेली ने एक बार कहा था कि अगर हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उस विचारधारा के साथ चल रही है जिसमें यूएस की गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है और वो हमारे विचारधारा के खिलाफ है, तो हम कोई ना कोई तर्क गढ़ लेते हैं, कोई न कोई आधार बना लेते हैं कि उसे खारिज किया जा सके। उसी विचारधारा की बात यहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठ रही है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर कहा कि जब जज कैश कांड सामने आया था, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे ये जले हुए नोट के टुकड़े मिले थे और उस समय मांग की जा रही थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो इन लोगों ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रोब चल रहा है। और अगर किसी सामान्य व्यक्ति के घर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, अगर किसी सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री तक घर में ऐसी स्थिति पैदा होती, तो क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ये लोग इतना समय लेते? जिस तरीके से सेलेक्टिव परसेप्शन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो रहे हैं, ये कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज भी उठ रही है कि देखो, ये कॉलेजियम के जज जो कि खानदानी जज हैं, चाहे सीजेआई रहे चंद्रचूड़ की बात करें या अभी संजीव खन्ना की बात करें, जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके पिता देवराज खन्ना कौन थे? वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। इनके चाचा हंसराज खन्ना कौन थे? वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और आगे जिन्हें इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया है, यानी कॉलेजियम का रिकमेंडेशन है कि अगले सीजेआई बी.आर. गवई होंगे। तो जस्टिस बी.आर. गवई कौन है? जस्टिस बी.आर. गवई के पिता कौन थे? ये जस्टिस बी.आर. गवई के पिता आर.एस. गवई, ये भी आरपीआई गवई गुट के चेयरमैन हो रह चुके हैं। और ये पार्टी ऐसी अंबेडकरवादी पार्टी जिसका कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ ऐसा संपर्क रहा कि आर.एस. गवई, जिनकी पार्टी की कोई बड़ी औकात नहीं थी, 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, और फिर यही बी.आर. गवई के भाई राजेंद्र गवई, ये भी पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फैमिली, दलित होने की बात करते हुए बौद्ध धर्म अपनाकर ये दलित कार्ड खेलने वाले लोग, ये भी आगे जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो भी उसी खानदानी परंपरा से हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सामान्य तरीके से सामान्य परिवारों से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच बनाया है। इसलिए ये खानदानी जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 80% जजों को देखें, वो वकीलों के परिवार से, जजों के परिवार से, उनके परिवार में वही लोग दिखाई पड़ेंगे। ये सेकेंड थर्ड जनरेशन के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जिनको जजशिप चाहिए और जिनकी वकालत की दुकान बहुत बेहतर नहीं चले तो वो जज बनने की कोशिश में लग जाते हैं। ये जो पहले सीजेआई चंद्रचूड़ रहे हैं, उनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ भी यही करेंगे। अभी से उसकी तैयारी चल रही है। इसलिए ये कॉलेजियम सिस्टम को जिंदा रखने के लिए एनजेएसी को रिजेक्ट कर दिया था और आज इसी पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अगर आपको लगता था कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में मजहब में हस्तक्षेप न करने के ये कपिल सिब्बल और सिंघवी, राजीव धवन, ये निजाम पासा, ऐसे वकीलों के उन तर्क को आप मानते हैं, तो फिर आप ही ये तय कीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट कभी मजहबी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो फिर शाहबानो मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? क्यों आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे संविधान संशोधन के जरिए बदला गया राजीव गांधी की सरकार के समय? ट्रिपल तलाक पर आपने फैसला क्यों दिया जबकि आप मजहबी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे? तो क्या मजहबी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार, ऑथोरिटी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है? यह ऑथोरिटी सरकार के पास नहीं हो सकती? आपको यह तय कर लेना चाहिए। यह सेलेक्टिव तरीके से नहीं होगा कि एक मामले में आपकी विचारधारा जो है उसके अनुसार कानून के धाराओं का अपने अनुसार उपयोग करेंगे और जिसे दुरुपयोग कहा जा रहा है। इसलिए सीजेआई संजीव खन्ना जो कि 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, अभी उनके पास 17-18 वॉकिंग डे हैं
आज गुड फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, विदाई समारोह चल जाएगा और उस बीच ये चाह रहे हैं कि 5 मई को कोई अंतरिम आदेश पारित करें, जिसके बाद जैसे अभी ये रोक लगा हुआ है कि वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, मतलब नन मुस्लिम की नियुक्ति सरकार न कर दे, इसके लिए ये अंतरिम आदेश देने की कोशिश करेंगे। और पहली जीत तो मानी जा सकती है, क्योंकि इन लोगों के सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है, 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, दस्तावेज दिखाने की बात करेंगे, तो उसमें से लगभग 4 लाख प्रॉपर्टी ऐसी है जो 200-300 साल पुरानी है। ये अकबर बाबर के जमाने की प्रॉपर्टी अब नहीं चलेगी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम इस पर कोई अंतरिम आदेश पारित कीजिए। और आगे 5 मई को अगर ऐसा आदेश पारित हो गया तो सवाल तो उठेगा कॉलेजियम पर, कॉलेजियम के जजों पर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि क्या अब सरकार को कोई कानून बनाने के लिए जब बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाए तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भेजा जाए, उनसे अनुमति ली जाए कि देखिए मिलॉर्ड, जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है इस कानून का, इस बिल जो तैयार किए हैं, उसमें अगर कोई खामी है तो पहले ही आप बता दीजिए, उसमें हम संशोधन कर लेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के मर्जी से कोई बिल पारित करके कानून बनाया जाएगा? यही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल उठाना, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सवाल उठाना, पार्लियामेंट के ऊपर सवाल उठाना, क्या सबसे बड़ी ऑथोरिटी क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि जज साहब बैठकर वो फैसले देते हैं जो कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को डिमोरलाइज करता है? सरकार को डिमोरलाइज तो किया गया। अगर आपको 1 सप्ताह का समय देना था, आपको 5 मई को सुनवाई करनी थी, तो यथास्थिति बरकरार रखने के बदले इस कानून के साथ फैसला देते कि नहीं, 5 मई तक सरकार अपना काम करती रहेगी, जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता तब तक यह कानून तो लागू रहेगा। यह अंतरिम आदेश के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, ये पूरा धंधा ये सही नहीं है। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी जब संभल में हंगामा चल रहा था, ये जमीयत उलेमा हिंद वाला सुप्रीम कोर्ट गया, सारे सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर किया जाने लगा और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने क्या कह दिया, अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई नई याचिका किसी मस्जिद के खिलाफ, किसी दरगाह के खिलाफ नहीं डाली जाएगी, उस पर सुनवाई नहीं होगा, कोई सर्वे नहीं होंगे। उसी तरह से बुलडोजर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फैसले दिए और उसमें बी.आर. गवई भी थे और बी.आर. गवई ये कॉलेजियम का हिस्सा भी हैं, वरिष्ठ जज, और इसलिए आगे वही सीजेआई बनेंगे। 6 महीने का टेन्योर उनका भी रहेगा। इसलिए आगे जो होने वाला है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और अगर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह समझा नहीं कि जो सेंटिमेंट चल रहा है, जो सरकार के तरीके चल रहे हैं, जज कैश कांड के बाद 2 बार मीटिंग हो चुकी है, सर्वदलीय मीटिंग में भी जगदीप धनखड़ ने बार बार यह कहा जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, और उसमें कांग्रेस ने भी कहा था उस समय जुडिशियल रिफॉर्म में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है, एनजेएसी में और सुधार करके फिर से लाइए। और इसलिए पहले भी निर्मला सीतारमण ने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में फेरबदल करने की बात करती है, अगर उसके खिलाफ फैसला होता है तो फिर हमारे पास भी ऑथोरिटी है, फिर से हम और हार्ड बिल ला सकते हैं और नया कानून बना सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सारे फैसले नहीं होंगे, पार्लियामेंट से ऊपर वो नहीं होगा। और इसलिए अभी जुडिशियल रिफॉर्म की बात चल रही है कि अगर ये हर कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फैसले देते रहे, अंतरिम आदेश पारित करते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी यह समझाना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ ऐसे ही चिल्लाने चीखने के लिए नहीं है, बल्कि कानून बनाने के लिए हैं और कानून का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी अधिकारी बैठे हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि वो इस सेंटीमेंट को समझ पाते हैं कि नहीं, उनके जज समझ पाते हैं कि नहीं, कि क्या अब जुडिशियल रिफॉर्म की जो चर्चा चल रही है वो चर्चा
केवल चर्चा में नहीं रहेगी बल्कि उस पर एक्शन होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि क्या सीजेआई संजीव खन्ना विदाई से पहले कोई ऐसी मुसीबत पैदा करके जाते हैं जिसके कारण सारे जजों की समस्या बढ़ेगी। यह चर्चा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, सरकार में भी है। इसलिए कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कहीं हंगामे की तैयारी है, तो कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं जिसके ऊपर एक्शन भी होने ही वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।